तो हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोगों को ब्रिलियंट करियर एकेडमी में। तो आज हम अध्याय टू एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं पार्ट 4 में आज क्या क्या हम पढ़ते हैं। तो कृषि की समस्या से स्टार्ट करते हैं हम लोग। कृषि की क्या क्या समस्या है भारत में, तो चलिए देखते हैं कृषि से। कृषि की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर। भारत कृषि प्रधान देश है, फिर भी कृषि अनेक समस्याओं से प्रभावित है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत को कृषि प्रधान देश बोला जाता है, फिर भी भारत में अनेक समस्याओं से प्रभावित है भारत। तो समस्या देखते हैं। पहला, भूमि का विखंडन। भूमि का विखंडन में जनसंख्या की वृद्धि के कारण खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हैं। भूमि का विखंडन, जनसंख्या जब भारत में बढ़ा, जनसंख्या तब भारत में बढ़ा तो खेतें छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। हर एक छोटे खेतों में आधुनिक कृषि करना कठिन होता है। जितना भी आधुनिक मॉडर्न कृषि जो करते हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर जो करते हैं, तो वो छोटे छोटे खेत में नहीं हो पाता है। जैसे कि बड़ा बड़ा लैंड होता है, 2-3 बीघा 4 बीघा, उसमें आप कर सकते हैं आधुनिक कृषि। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उपयोग करके, मशीनें लगवा के, ये सब लगा के एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। दूसरा है सिंचाई की कमी। देश के अनेक भाग आज भी वर्षा पर निर्भर है। वर्षा कम होने पर फसल उत्पादन घट जाता है। जब वर्षा जो कम होता है, देश का अधिकांश भाग आज भी सिंचाई पर निर्भर है। इस पे सिंचाई पे अधिकांश भाग सिंचाई पे निर्भर है। और देश के अनेक भाग आज भी वर्षा पर निर्भर है। जैसे कि राजस्थान तरफ देख लो, और भी ऐसे ऐसे जगह है जो अभी भी वर्षा पे डिपेंड है एग्रीकल्चर। और वर्षा कम होने पर फसल उत्पादन घट जाता है। और उस जगह पर अगर वर्षा कम होता है तो फसल उत्पादन घट जाता है। तीसरा है उन्नत बीजों की कमी। कई किसान अभी भी पारंपरिक बीजों का उपयोग करते हैं। पारंपरिक बीज मतलब पुराना, जो एक बार उपजा लेता है खेत में, और उसको किसानों गांव सब में ना रख लेता है कि अगले साल हम फिर यही बोएंगे, यही करेंगे। इससे उत्पादन कम होता है। जब नई किस्म की नई अथी से बीज सब नहीं लाएगा, अगर पुरानी वही बीज उपयोग करेगा तो उत्पादन घट जाता है। उन्नत बीज की कमी। चौथा कारण है उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग। रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित आधुनिक रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता घटती है। उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग, जब हम खेतों में पौधों को बढ़ने के लिए यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, जिंक पोटाश ये सब डालते हैं ना, तो अधिक मात्रा में हम लोग डाल देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता घट जाती है, मिट्टी का उपजाऊ शक्ति घट जाती है। तो ये सब सही ढंग से डालना चाहिए। और है ऋण की समस्या। छोटे किसान पूंजी के अभाव में साहूकारों से ऋण लेते हैं, उन्हें अधिक ब्याज देना पड़ता है। गांव सब में ना छोटे किसान सब होते हैं ना, वो साहूकारों से ऋण लेते हैं। जो वहाँ का मतलब गांव का अति होता है, धनी मनी आदमी, उससे ऋण लेता है और उन्हें अधिक ब्याज देना पड़ता है। गांव के किसान, छोटे छोटे किसान सबको अधिक ब्याज देना पड़ता है, इस ये भी एक कमी है। चलिए देखते हैं विपणन की समस्या। किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, भंडारण सुविधाओं की कमी है। यही है भारत के किसान में, जो कि विपणन की समस्या है। किसानों जो खेती करता है, खेती पे उपजा लेता है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर मंच नहीं है, प्रॉपर वहाँ पे मतलब जहाँ पे ले जाके बाजार नहीं है किसानों के लिए कि वहाँ पे अपना रेट फिक्स करे, रेट रखे। जैसे कि बिजनेस में होता है, कोई सामान लेने जाते हैं, सबका अपना अपना रेट होता है, वैसे तो किसान में नहीं रेट होता है। कैसे भाव चलता है वैसे अपना सेट होता है पहले से, किसान अपना सेट नहीं कर पाता है। तो ये नहीं है, भंडारण की सुविधा नहीं है जहाँ स्टोर कर सके अनाज को, तो किसानों के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। आगे जानते हैं कृषि की सुधार के उपाय। उपाय आप देखते हैं। पहले हम समस्या पढ़ लिए, समस्या आप लोगों को समझ आ गया होगा। भूमि के विखंडन, सिंचाई की कमी, उन्नत बीजों की कमी, उर्वरकों की असंतुलित उपयोग,
ऋण की समस्या, विपणन की समस्या। आप लोग के एग्जाम में अगर पूछ देगा कि कृषि की समस्या बताइए तो ये सब लिखना है 6 पॉइंट में। अब इसका सुधार क्या क्या लिखना है। सुधार के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, नहरों, कुओं तथा ट्यूबवेलों का विकास किया जाए। सिंचाई के लिए नहरों, कुओं, ट्यूबवेलों का विकास करना चाहिए। दूसरा है उन्नत बीजों का प्रयोग, उन्नत गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग बढ़ाया जाए। किसान लोग पुराने पारंपरिक चीज को छोड़ के उन्नत किस्म की जो हो उस बीज को प्रयोग करें। कृषि यंत्रीकरण, ट्रैक्टर, हार्डवेयर, हार्वेस्टर एवं अन्य आधुनिक उपकरण का उपयोग किया जाए। आधुनिक कृषि यंत्रीकरण में ट्रैक्टर मतलब पहले पुरानी चीज को उपयोग छोड़ के मॉडर्न पे आए, जिससे कि एग्रीकल्चर में और आगे हो और सुविधा हो किसानों के लिए। चौथा है मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण तो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए जैविक खाद का प्रयोग करें। जैविक खाद का प्रयोग करने के लिए बोलता है। मृदा संरक्षण के लिए मिट्टी की उर्वरता, रासायनिक चीज पे कम उपयोग है, जैविक चीज पे रहना चाहिए। तो कृषि ऋण की व्यवस्था, फायदा किसानों का कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। सरकार को यही चाहिए कि जो भी एरिया में गांव लेवल पे जैसे कि चलता है किसानों के लिए बैंक सब ग्रामीण क्षेत्र में, तो सब ना उस सबको कम ऋण पे किसानों को ब्याज दे, कम ब्याज पे ऋण दे, कम ब्याज पे ऋण दे, जिससे कि किसान अपना फसल अच्छे से लगा पाए खेतों में और उसको दिक्कत ना हो। 6 है भंडारण एवं विपणन सुविधाएं, गोदामों और मंडियों का विकास किया जाए। हर एक क्षेत्र में, हर एक गांव लेवल पे, हर एक जैसे होता है तो वहाँ पे मंडी लगे, जहाँ पे अपना किसान अनाज ले जाके बेच सके, वहाँ पे अपना रेट फिक्स कर सके। तो वहाँ पे क्या होता है कि किसानों के लिए बहुत फायदा होगा कि अपना रेट एक रखेगा मार्केट हिसाब से, जिससे उसको उचित दाम मिल जाए कि वो अपना ऋण चुका सके, अपना भरण पोषण कर सके। जैसे निर्वाह कृषि हम पढ़े थे पिछले कक्षा में। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, तो एक किसान अपना भरण पोषण के लिए जो खेती करते हैं, अपने परिवार चलाने के लिए जो खेती करते हैं उसे निर्वाह खेती कहते हैं। ऐसे ही अपना एक सरकार को चाहिए भंडारण एवं विपणन सुविधाएं बनाने, गोदामों और मंडियों का विकास किया जाए। यही होता है। तो आप लोग इसका उपाय देख लिए। उपाय क्या क्या है, कृषि के सुधार का उपाय, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, उन्नत बीजों का प्रयोग, कृषि यंत्रीकरण, और है मृदा संरक्षण, कृषि ऋण की व्यवस्था, भंडारण और विपणन की सुविधाएं। तो चलिए आज इसके बाद जानते हैं हरित क्रांति। कुछ क्रांति हुआ था महत्वपूर्ण, ये सब एग्जाम में पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो हरित क्रांति देखते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसका अर्थ है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, आधुनिक तकनीके के उपयोग का हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति इसीलिए हुआ था, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति किया गया था। सबसे पहले पंजाब या हरियाणा क्षेत्र में किया गया था। ठीक, और ये नए नए मशीनें, नए नए उन्नत बीज और नए नए तकनीक पे आधारित कृषि था। रासायनिक उर्वरक प्रारंभ, हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1966 से 1967 में। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछ देगा। इसका प्रमुख विशेषताएं हैं, ऊपर उपज वाले बीजों का प्रयोग, उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, कृषि मशीनों का प्रयोग। यह है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। कब हुआ था, 1966 से 67 में। और इसमें अर्थ है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई एवं आधुनिक तकनीक के उपयोग का हरित क्रांति कहते हैं। एक है, चलो देखते हैं इसी में, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। इसका अर्थ है दूध उत्पादक बढ़ाने के लिए चलाए गए कार्यक्रम को श्वेत क्रांति कहते हैं। दूध उत्पादन, हरित क्रांति के जनक किसे कहेंगे, एम.एस. स्वामीनाथन। कौन था, कल हम पढ़ाए थे थर्ड पार्ट में, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक, आप लोग याद रखना। तो चलिए देखते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन को, श्वेत क्रांति। इसका अर्थ है श्वेत क्रांति दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाया गया कार्यक्रम है
उसे श्वेत क्रांति कहते हैं। वर्गीज कुरियन ने चलाया था, श्वेत क्रांति के जनक। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। इसका उद्देश्य क्या था, आप लोग सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा। दूध उत्पादन का बढ़ाना, ग्रामीण रोजगार बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना, ग्रामीण रोजगार बढ़ाना, दूध उत्पादन बढ़ाना। ठीक, इसका परिणाम चलो देख लेते हैं। भारत विश्व का प्रमुख दूध उत्पादक देश है। परिणाम, पीली क्रांति। अब देखते हैं पीली क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाए गए कार्यक्रम को पीली क्रांति कहते हैं। तिलहन उत्पादन जब हम बढ़ाएंगे तो चलाए गए क्रांति को पीली क्रांति कहेंगे, तिलहन के क्षेत्र में। इसका उद्देश्य क्या था, खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि, तिलहन फसलों की उत्पादकता का बढ़ाना। खाद्य फसल जो सरसों होता है उस चीज को खाद्य मतलब खाने वाला तेल का उत्पादन बढ़ाना। तो चलो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोग वीडियो बस देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा। आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।